अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुईद पीरजादा। मैंने कहा मैं भी आपको शहबाज शरीफ साहब की तरह सोचता हुआ डीप रिफ्लेक्शन में नजर आऊं, जिस तरह से वो एससीओ के समिट में नजर आ रहे थे फूड टेस्टिंग से पहले। गुजारिश ये है कि अब से आप सुन चुके होंगे कि अब से चंद घंटे पहले बरतानिया के दारुल खिलाफे लंदन के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के अपने बड़े भाई पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे और शहबाज शरीफ साहब के भतीजे हसन नवाज ने शिरकत की। उसके अलावा इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब के समधी यानी नवाज शरीफ साहब की बेटी के जो खामंद हैं, उनके जो वालिद साहब हैं इसहाक डार साहब, तो पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इस मीटिंग में मुलाकात की। और इस शरीफ खानदान की इस मीटिंग में का जो जो सामने आई है खबर, जो टिकट चल रहे हैं, वो ये है कि ये भी फैसला हुआ, बाकी बहुत से फैसले हुए होंगे, लेकिन उसमें यह फैसला हुआ कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा जो तारीख है या मुद्दत असम्बलियां मुकम्मल करेंगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे। यानी शरीफ खानदान की लंदन की इस मीटिंग में इस चीज़ को रद्द कर दिया गया कि अर्ली इंतखाबात पाकिस्तान में हो। इस चीज़ को रद्द कर दिया गया और ये बात दोहराई गई कि जब असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी अगस्त 2023 में, उसके बाद फिर अगस्त के बाद 3 महीने के 90 दिन डाल दें, इसका मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो कहीं नवंबर 2023 में ही इंतखाबात होंगे और इससे पहले इंतखाबात कतई तौर पर पाकिस्तान में नहीं हो सकते। अब आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में तमाम जितने पॉलिटिकल सर्कल्स हैं और सियासी जमातें जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, उन्होंने अपना ये माइंड बना लिया हुआ है कि इंतखाबात तो कहीं फरवरी और मार्च में हो जाएंगे और असम्बलियां जो हैं वो नवंबर के दरमियान में, अक्टूबर के आखिर में या नवंबर में, बहरहाल जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट या कंटिन्यूएशन का फैसला होगा, उसके बाद नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो सकती है, ये डिसॉल्व कराई जा सकती है और उसके बाद ये इंतखाबात फरवरी में हो सकते हैं या मार्च में हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि केयर टेकर गवर्नमेंट कब बनती है। बिकॉज पाकिस्तान के आइन की रूह से जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसकी शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड 60 दिन की है और उसकी लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड 90 दिन की है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक से ज्यादा डिसीजन है, खास करके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस हवाले से एक बहुत डिटेल डिसीजन लिखा हुआ है और उसकी वॉयलेशन करना कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ ही जो इंटरम गवर्नमेंट की बात हो रही थी कि 6 महीने 9 महीने की इंटरम गवर्नमेंट की बात होगी, सियासी हल्के और पॉलिटिकल जो मुबसरीन है वो उस इंटरम गवर्नमेंट के तस्वर को रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट नहीं, बल्कि पाकिस्तान में एक लेजिटिमेट इंतखाबात के नतीजे में आने वाली एक ऐसी मजबूत और लेजिटिमेट हुकूमत की जरूरत है जिससे पाकिस्तान के अंदर तमाम तबका फिक्र, लोग जो हैं, तमाम इदारे जो हैं, उसको एक मजबूत हुकूमत की, लेजिटिमेट हुकूमत की हैसियत से देख सकें। कोई ये ना कह सके कि ये हुकूमत लाई गई है, ये तो कहीं से आई है, ये तो सिलेक्टेड हुकूमत है। तो एक ऐसी मजबूत हुकूमत चाहिए जब पाकिस्तान के अंदर के तमाम तबका फिक्र और तमाम इदारे और मीडिया उसे एक जेन्युइनली लेजिटिमेट हुकूमत समझेगा, पाकिस्तान के लोग उसको लेजिटिमेट हुकूमत समझेंगे, तो फिर दुनिया भर, खा वो चीन हो, खा अमेरिका हो, बरतानिया हो या हिंदुस्तान हो, वो उस हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत समझेंगे। और उसकी डेफिनेशन भी मुझे आज एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने दी है और उसकी डेफिनेशन ये है कि इस हुकूमत के पास कम अज कम 272 की जो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं, उसमें से इसके पास 172 इलेक्टेड सीट्स जो हैं वो अपनी होनी चाहिए। यानी आप रोज ये सुनते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो महज एक वोट के ऊपर कायम है, बिकॉज 342 का, 41 का जो हाउस है, उसमें 50% जो है वो, अगर 300 तो 172 या 171 उसके 50% बनते हैं। लेकिन ये तो एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड सीटें मिला के, जिसमें वुमेन सीट्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, प्रोफेशनल सीट्स हैं, वो मिला के 172 चाहिए होते हैं। यहां जरूरत इस चीज की होगी कि एक फ्री, फेयर, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, एक शफाफ इलेक्शन जिसपे सब लोगों की ट्रस्ट हो, उसके अंदर एक ही जमात अपने ही टिकट के ऊपर 172 या 172 से ज्यादा सीटें ले सके। 172 डिवाइडेड बाय 272, यानी टोटल डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स 272 हैं और अगर आप 172 सीट्स उसमें से ले लेते हैं तो ये अंदाजन 63% सीट्स बनती हैं। और 2/3 मेजोरिटी की जब बात की जाती है तो वो 66% की 66.6% सीट्स जो होती हैं उसको 2/3 मेजोरिटी मैथमेटिक्स में समझा जाता है। तो यहाँ कम अज कम अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो उसके नियर अगर एक किसी पार्टी को सीट्स मिले, यानी 63% सीट्स मिले, तो तब एक पार्टी एक ऐसी हुकूमत बना सकेगी जो मजबूत फैसले कर सके। और वो मजबूत फैसले
किस किस्म के होंगे, किस किस्म के मजबूत फैसलों की जरूरत है। मैं इस वीडियो के आखिर में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ कि ऐसे मजबूत फैसलों की जरूरत क्यों है और ऐसे मजबूत फैसले क्या होंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा त्यापांचा कर लें, डायसेक्शन कर लें जो शरीफ फैमिली ने लंदन के अंदर बैठ के फैसला किया है पाकिस्तान के मुकद्दर और तकदीर के हवाले से। आज सारा दिन मैं देख रहा था कि टेलीविजन चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया पे ये डिबेट भी उठ रही थी कि भाई ये जो सूरत हाल है जिसमें लंदन में बैठा हुआ एक शख्स यानी नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के सिस्टम और अदालतों से और अदालती निज़ाम से भगवा है, जो यहां से ये कह के लंदन गया था कि वो 4 हफ्तों के बाद वापस आ जाएगा, इलाज करवाने के लिए गया था, वो इलाज जो इस शख्स ने कभी कराया ही नहीं, और जिस शख्स ने उसकी गारंटी दी थी, उसका एक एफिडेविट दिया था 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तो ये क्या सूरत हाल है, ये बहुत ही रिडिकुलस किस्म की मशक्क़त है सूरत हाल है कि वो शख्स जो पाकिस्तान से धोड़ा हुआ है, जो वापस नहीं आता, जो अपने आप को बताता है कि वो पाकिस्तान का एक बहुत ही मकबूल और पब्लिक सबसे पॉपुलर लीडर है पंजाब का, वो लंदन में बैठा हुआ है 3 साल से, और जिस शख्स ने उसकी गारंटी दी थी और जिसके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं FIA के, वो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गारंटी दी थी, वो अपने ही भाई को मिलने लंदन गया हुआ है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं, बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट उनको मौका मिल गया, बिकॉज क्वीन एलिजबेथ, मालिका एलिजबेथ दोम जो हैं, उनकी जो आखिरी रसूमात थी 19 तारीख को, उनमें उन्होंने शिरकत करनी थी, उसमें उन्होंने शिरकत की, और शायद ही कोई कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द स्टेट ऐसा है जिसने इन रसूमात में शिरकत नहीं की। सो जो 48-50 कॉमनवेल्थ स्टेट्स हैं, सभी के सरबराहान मुमलिकत या चीफ एग्जेक्टिव या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो हैं, वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। और सिर्फ वही मौजूद नहीं है, बहुत से और ममालिक की भी जो की लीडरशिप है वो वहां पर मौजूद है। इतना अभी भी असर रसूख है लंदन का और बरतानिया का और ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट का दुनिया के मामलात के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसी हवाले से वहां मौजूद है। लेकिन जो चीज अंडर कंसिडरेशन है वो इस शरीफ खानदान की मीटिंग है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में, उन्हीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जिसके बारे में शरीफ खानदान ने पहले एक जमाने में कहा था कि ये उनके हैं ही नहीं है, ये लीज किए हुए हैं, ये किसी की लीज पे हैं। आपको याद होगा कि जो छोटे साहबजादे हैं नवाज शरीफ साहब के, हसन नवाज, इस किस्म की चीजें वेस्टर्न टेलीविजन चैनल्स, प्रॉब्ली BBC के इंटरव्यू में लेट 90s में इस तरह की बातें कहते पाए गए, जिसको बाद में एडमिट कर लिया गया। फिर ये कहा गया कि ये मालूम नहीं हो सका कि इसके पैसे कहाँ से आए हैं, इसका कोई मॉनेटरी रिकॉर्ड जो है बैंकिंग का या किसी और तरह का नहीं एग्जिस्ट करता, और ये गालिबन एल्डर शरीफ साहब ने कोई पेमेंट जो है कतर में की हुई थी, और ये वही पेमेंट्स के नतीजे में ये अपार्टमेंट्स खरीदे। खासी कॉम्प्लेक्स किस्म की एक एक्सप्लेनेशन दी गई, जिसको पाकिस्तान का लीगल सिस्टम तो शायद मान ले, लेकिन किसी की कॉमन सेंस जो है वो नहीं मानती। तो शरीफ खानदान उन्हीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में, जिन्हें वो डिनाई करते हैं और जिनको डिनाई करते रहे और जिसका बाद में मनी ट्रेल नहीं दे सके, उसमें शरीफ खानदान की एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान के मुकद्दर और तकदीर के हवाले से, जिसमें यह कहा गया कि असम्बलीज नहीं टूट सकती, इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब असम्बलीज अपनी मुद्दत को मुकम्मल कर लेंगे। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको पाकिस्तान का सियासी सर्कल्स और तबका फिक्र जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, इसमें एक इकाई तो ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान मुसलसल हर दूसरे दिन यही कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ये है कि यहाँ पर फौरी इंतखाबात होने चाहिए ताकि एक मजबूत हुकूमत मारज़ वजूद में आ सके। और ये वो सूरत हाल है जो 24-36 घंटे पहले जब चारसदा में उन्होंने बहुत ही बड़ा, गालिबन चारसदा की तारीख में इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा इंसानों का हजूम जो है, इतना बड़ा एक ओशन ऑफ ह्यूमैनिटी इससे पहले देखने में नहीं आया होगा। वहां उन्होंने जब खिताब किया, उन्होंने उस जलसे में किया, बहुत जबरदस्त उन्होंने तकरीर की, तो एक बार फिर उन्होंने लोगों को यही समझाया कि हमें पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो फौरी इंतखाबात में है। इससे पहले उन्होंने जितने भी जलसे किए, खा वो फैसलाबाद का जलसा हो जहां उन्होंने बड़े मानाखेज कॉमेंट्स किए थे मेरिट पे पोस्टिंग्स और अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, ये कहा था कि शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी की प्रोफाइल ऐसी नहीं है कि वो मेरिट के ऊपर फैसले कर सकें और पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तैनाती और अपॉइंटमेंट कर सकें। उसके बाद उनका जो जलसा गुजरावाला का है, हर जगह उन्होंने एक ही बात दोहराई कि हमें फौरी इंतखाबात चाहिए। और अब इस फौरी इंतखाबात की इस डिमांड को वो इकोनॉमिक साइंस और मईशत की जो तकाजे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से वो इसको नेसेसरी करार देते हैं। लेकिन इमरान खान एक वाहिद इकाई नहीं है जो समझते हैं कि अर्ली इंतखाबात ही चाहिए पाकिस्तान को। वो तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं और जिनको टेलीविजन चैनल्स में आना पड़ता है, यानी PMLN के वो लीडरान और वो PPP के लीडरान या JUIF के लीडरान, मौलाना फजल रहमान जो ट्वीट करते हैं, वो सब तो यही कहते हुए आपको नजर आते हैं। आज भी मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं, एक टेलीविजन प्रोग्राम में मैं उनको सुनने का मौका मिला,
और वो यही कह रहे थे कि असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी, इस वक्त एक क्राइसिस है, फ्लड है, जो भी है, लेकिन यह कि असम्बलियाँ मुद्दत मुकम्मल करेंगी और कोई वजह नहीं है कि असम्बलियाँ मुद्दत मुकम्मल ना करें, उसके बाद ही इंतखाबात हो सकते हैं। ये और बात है कि अब इसमें कोई बिलीव नहीं करता, और बिलीव ना करने की वजूहत कल का अगर आप मेरा वीलॉग देखें तो मैंने बहुत तफसील से आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूं कि खुद पीएमएलएन के अंदर जो पोटेंशियल एमएनएज और एमपीज हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है, जो लॉयल कैडर्स हैं पीएमएलएन के, जिनको अपना खर्चा करना होता है, जिनको 20 से 40 करोड़ रुपया एक इलेक्शन की सीट पर लगाना है, वो ये समझते हैं कि अगर ये हुकूमत अगस्त तक कंटिन्यू करेगी तो जिस किस्म का इकोनॉमिक चैलेंज और माशी सूरत हाल है, खास करके फ्लड के बाद, तो फिर कोई इलेक्टेबल मिलेगा नहीं, कोई वोट देने वाला कैंडिडेट मिलेगा नहीं, कोई अपने 20 या 40 करोड़ रुपए पीएमएलएन के टिकट पे लगाने को तैयार नहीं होगा। ये एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड है उस सूरत हाल का जो मार्च या फरवरी 2022 में पाई जाती थी, जब एक कॉमन बात यह थी कि पीएमएलएन का टिकट वो करेंसी है जिसकी बुनियाद पे पीटीआई के लोग जो असेंबली में बैठे हैं या उनके कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं वो अपनी लॉयल्टीज को चेंज करेंगे, और पीएमएलएन के टिकट को एक गोल्ड या सिल्वर कॉइन के तौर पर या एक बिटकॉइन के तौर पर ट्रेड ऑफ किया जा रहा था। कहा रहा था कि ये वो गोल्ड माइन है, ये वो सर्टिफिकेट है, ये वो बॉन्ड है जिसके ऊपर 100% रिटर्न है, ये 500% रिटर्न है, जिसको के लेंगे पीटीआई के लोग और छोड़ देंगे इमरान खान की हुकूमत को। अब आप देखें कि गुज़िश्ता 6 महीने की जो पॉलिटिक्स चली है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की जो एक पॉलिटिकल वेव पाकिस्तान में चली है, उसका एंड रिजल्ट ये है कि अब पीएमएलएन के रैंक एंड फाइल को, पोटेंशियल एमएनएस एमपीएस को, ये खौफ महसूस है कि हम लड़ नहीं सकेंगे इलेक्शन, और इलेक्शन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो बहरहाल एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, 20 से 40 करोड़ की, शायद इससे ज्यादा करनी पड़ जाए पाकिस्तान की इन्फ्लेशन में, वो इन्वेस्टमेंट बेसूद होगी और लोग मिलेंगे नहीं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आटे की सूरत हाल इस वक्त ये है, यही एमएनएस ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत को आटे में, बिजली में और पेट्रोल की कीमतों में कुछ ना कुछ कमी करनी चाहिए, सब्सिडी देके 20 रुपए की, 15 रुपए की, 18 रुपए की, ताकि एक गुड फील फैक्टर जो है वो पैदा हो सके। इमरान खान के जमाने में जिस आटे के खिलाफ शिकायत थी, जब इमरान खान की हुकूमत कहती थी कि आटा यूटिलिटी स्टोर से 50 रुपए, 55 रुपए का मिल सकता है, और मार्केट में शिकायत ये थी, उस वक्त मीडिया में ये डिस्कशन होती थी, मजाक उड़ाया जाता था कि आटा तो 80 रुपए, 85 रुपए, 75 रुपए, 90 रुपए का मिल रहा है, ये मैक्सिमम टेलीविजन में बात होती थी। वो आटा इस वक्त कंफर्म्ड पंजाब के अंदर कम से कम भी 130 रुपए पर किलोग्राम मिल रहा है, और 1550 से लेके 1650 या 1750 रुपए का जो 20 केजी का बैग है पंजाब में, ये जो 20 केजी का बैग है ये फिर भी थोड़ा सस्ता मिल रहा है। बलूचिस्तान में यही 20 केजी का बैग अगर मिल जाए तो 2800 रुपए का मिल रहा है। यानी जब आप बैग लेते हैं तो जाहिर है कि पर केजी कॉस्ट आपको कम पड़ जाती है। जब गरीब लोग 1 केजी खरीदते हैं तो वो जाहिर है ज्यादा महंगा मिलता है। तो आप खुद सोच लें कि बलूचिस्तान में 1 केजी जो है वो शायद 140 150 रुपए का नहीं मिल पा रहा है, और पंजाब में भी वो बहुत मुश्किल 130 रुपए या 140 रुपए का मिल रहा है। तो ये एक वो फैक्टर है जो पीएमएलएन की जो पोटेंशियल एमएनएज एमपीज उनके सामने है। और जो असम्पशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो असम्पशन है, जो असम्पशन को परेड कर रहे हैं पीएमएलएन के लीडर्स, वो ये है कि पीडीएम और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो हनीमून कहीं शुरू हुआ अक्टूबर 2021 में, जिसने परवान चढ़ा बाय जाके मार्च 2021 में, वो हनीमून जो है वो समहाउ और द अदर कंटिन्यू कर सकेगा टिल द अगस्त ऑफ 2023। ये एक ऐसी चीज है जिस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम ने मसलसल ये मफहूम एब्जॉर्ब कर लिया है कि अब चीजें इतनी ठीक नहीं है, इतनी क्लैरिटी नहीं है, इतनी यगानगत नहीं है, इतनी क्लोजनेस नहीं है, बहुत से डिफरेंसेस हैं, देखने के जावियों में फर्क पड़ चुका है। और बहुत से लोग ये भी समझते हैं, और मैंने भी अपने वीलॉग्स में बहुत दफा ये कहा कि जहां पीएमएलएन को, जैसे कि मैंने अभी चंद लम्हे पहले एक्सप्लेन किया कि गुज़िश्ता 6 माह की जो एक पॉलिटिकल वेव या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस पैदा हुई है, जो कहानी चली है, उसमें जहां पीएमएलएन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पीपीपी को कितना नुकसान हुआ ये हम नहीं जानते, इसको हम एसेस नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब के अंदर पीएमएलएन को जितना नुकसान हुआ वो हमें एक साइंटिफिक मैथमेटिकल तरीके से नजर आ रहा है। और अब इस स्टेज पे कोई पीएमएलएन का लीडर भी इसे डिनाई नहीं कर रहा। अगर आप टेलीविजन प्रोग्राम देखें जहां एक ऑफिशियल नैरेटिव दिया जाता है, वहां आपको कोई पीएमएलएन का लीडर ये कहता नहीं मिलेगा कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है इस वक्त। वो जरूर कहते हैं कि इमरान खान का एक कल्ट है, ये यूथियाज हैं, बेवकूफ बनाया, अमेरिका की साजिश की, इस्लामिस्ट हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन वो ये कह नहीं रहे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पॉपुलर नहीं है, या वो ये भी नहीं कह रहे कि हम बड़े पॉपुलर हैं और समहाउ और इस स्टेज पे हम जो है वो पॉपुलर अपने आप को साबित कर सकेंगे। लेकिन जहां पीएमएलएन को इस गुज़िश्ता 6 माह की जो पॉलिटिकल वेव है, वेव ऑफ कॉन्शियसनेस है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है,
वहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की साख में भी बड़ी कमी आई है। और उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी उसी कैटेगरी में फॉल करती है, उसकी जो मेन सपोर्ट आती है वो अर्बन इंटेलिजेंसिया से और मिडिल क्लासेस से आती है। पाकिस्तान के केस में इसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। पाकिस्तान का जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने हलीफ के तौर पे देखती है। कराची का जो कॉर्पोरेट सर्कल है, लाहौर का जो बिजनेस कम्युनिटी है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जहां जहां बिजनेस कम्युनिटी है और जहां जहां प्रोफेशनल क्लासेस हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने हलीफ और नेचुरल एलाई के तौर पे इसलिए देखते हैं कि उनकी वैल्यूज जो फ्यूडल क्लासेस होती हैं, जो जमींदार की क्लास है और जो वडेरों की क्लास है अंदरूनी सिंध में, उससे प्रोफेशनल क्लासेस की और मिडिल क्लासेस की जो वैल्यू सिस्टम्स होती है कि वो उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, वो औरत को किस रोल से देखते हैं, जेंडर रोल क्या है, वो अपने हथियार कैरी करते हैं, गार्ड कैरी करते हैं कि नहीं, वो किस किस्म के घरों में रहते हैं। और वो मिडिल क्लासेस में भी लोगों की, आदमी की एक शादी होती है, बहुत ही रेयर होता है कि दो शादियां हो। तो और उनके बच्चे भी दो तीन होते हैं, उनके पास गनमैन और गार्ड नहीं होते, वो एक कनाल या दो कनाल या डेढ़ कनाल के घर में रहते हैं। या अब तो इंक्रीजिंगली जो नई प्रोफेशनल क्लास है वो आपको 10 मरले या 8 मरले के घर में रहती नजर आ रही है। वो जमाना चला गया जब माँ बाप के एक एक दो दो तीन तीन कनाल के घर हुआ करते थे। तो मिडिल क्लास की एक इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक डेफिनेशन है। और ये जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से बहुत बड़ी हलीफ रही है। ना सिर्फ ये हलीफ रही है इस्टेब्लिशमेंट की, और इस्टेब्लिशमेंट को अपना एलाय समझती है, अपनी सपोर्ट समझती है बडेरों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ, उनकी फ्यूडल वैल्यूज के खिलाफ। बल्कि जो इंटरेस्टिंग पहलू है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और एक से ज्यादा जो मेरी वीडियोस मैंने की थी मार्च अप्रैल में, मैंने उसमें ये भी वजाहत की थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बजाते खुद एक मिडिल क्लास है। बिकॉज अगर आप टॉप लेवल के लोगों को छोड़ दें जो ज्यादा मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वट एवर है, जो ज्यादातर जो क्लास है वो उस कैटेगरी में फॉल करती है जहां एक ऑफिसर जो है उसने जिंदगी भर में एक शादी की होती है, उसके दो तीन बच्चे होते हैं, उसके पास एक बड़ी गाड़ी होती है, होंडा या कोरोला, उसके पास एक छोटी गाड़ी हो सकती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और ये है कि वो वैसे ही उसकी नौकरी खत्म होती है इस ऑफिसर की, वो नौकरी खत्म होने से पहले अपने लिए एक जॉब जो है पिछले आखिरी साल में ढूंढ रहा होता है, और रिटायर होने के अगले 5 6 7 8 बरस तक वो अपनी जॉब करता है। और यूजुअली तौर पर उसकी बीवी भी जो होती है, जो उसकी वाइफ है, वो भी किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाती है, या डॉक्टर होती है, या कोई इस किस्म की प्रोफेशनल होती है, या आर्किटेक्ट होती है, या कुछ पढ़ा रही होती है, कुछ ना कुछ जरूर कर रही होती है। तो यही एक डेफिनेशन है मिडिल क्लास की। इसलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मिडिल क्लास के दरमियान में गुज़िश्ता 6 माह में जो एक दरार पड़ी है, ये भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ठीक करने में एक बड़ा रोल इसलिए प्ले करेगी कि अल्टीमेटली अब तक मैं ये समझता हूं, मेरी ये नाकस और हम्बल ओपिनियन है, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पावर एशेलॉन्स जो हैं वहां ये रियलाइजेशन हो गई है कि इस सूरत हाल को ठीक करना है। ये सूरत हाल टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में इस सूरत हाल को सस्टेन नहीं किया जा सकता। और जब ये पूरी एक रजीम चेंज हो रही थी मार्च और अप्रैल के दरम्यान में, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट की इंटरनल थिंकिंग एबिलिटी में ये कैलकुलेशन नहीं हो सकी कि इसकी सोसाइटल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो क्या होंगी। क्योंकि इस खाकसार ने, जो एनालिस्ट ही है, इसको कोई और रोल तो चाहिए नहीं गवर्नमेंट में, मैंने उस वक्त ही मार्च में कह दिया था कि इसका जो बहुत बड़ा जो इम्प्लीकेशन है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए होगी। बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट इज डीपली रूटेड इन द साइकी ऑफ पाकिस्तानी मिडिल क्लासेस की सपोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों आपस में उनका एक बंधन है, उनका एक गठजोड़ है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का पूरा ढांचा जो है रियासत का खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जहां इस्टेब्लिशमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है, वहां नवाज शरीफ, उनकी पार्टी PMLN और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी आज आपको इस्टेब्लिशमेंट के प्रोटेजे क्रिएशन और उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नजर आते हैं। हालांकि गुज़िश्ता 10 बरस में 2007 और 8 की पॉलिटिक्स के बाद, बल्कि उससे पहले से इन दोनों जमातों की टॉप लीडरशिप ने, इनकी सेकेंडरी और टर्शरी लीडरशिप ने भी अपने आप को एक बड़ी एक सिविलियन डेमोक्रेटिक पार्टीज और नॉन एस्टेब्लिशमेंट बल्कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज के तौर पे प्रेजेंट किया था। वो तासर और वो इमेज भी इनका सारा का सारा खत्म हो गया है, और अब इनको वही कॉस्ट चुकानी पड़ रही है जो गुज़िश्ता 3.25 बरस में इमरान खान को चुकानी पड़ी थी। तो जब हम इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं, आटे और बिजली कीमत को भी देखते हैं, MNAs क्या सोच रहे हैं उनको देखते हैं, तो हमें समझ आती है कि शरीफ बरादरान ने जो एलामिया जारी किया है कि इलेक्शन अपनी वक्त पे होंगे, ये वो एक ढकोसला है। ये इसमें वो खुद भी बिलीव नहीं करते हैं। अगर वो खुद बिलीव करते हैं तो फिर तो ये ऐसी सूरत हाल है जैसे एक 80 85 साल का जो बूढ़ा होता है जिसके पास दौलत होती है, पैसे होते हैं, बाकी बहुत उसकी, और वो उस वक्त ये सोचता है कि मुझे एक औलाद की तलाश है, या बच्चे या बेटे की तलाश है, और 19 साल की किसी लड़की से वो गांव में शादी कर लेता है। इस किस्म के जंग अखबार के अंदर या और उर्दू के अखबार में इस किस्म की स्टोरीज छपती रहती हैं। और आप सब वाकिफ हैं कि
इन 99.99% केसेस में ये जो गठजोड़ ये शादी होती है ये बहुत बुरी तरह से नाकाम होती है और इसका बहुत बड़ा एक डिजास्टर में रिजल्ट करती है। तो इस स्टेज पे जितना कुछ हो चुका है गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पीडीएम का, ये पीएमएलएन का, ये नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, ये शरीफ खानदान का ये सोचना कि इसे अगस्त 2023 तक इस पूरे निज़ाम को चलाया जा सकता है, ये वो 85 साल वाले बूढ़े वाली सूरत हाल है। जो सोचता है कि 19 साल की किसी खूबसूरत लड़की के साथ, जवान लड़की से शादी करके वो शादी चल सकती है, वो शादी उसकी अमूमन डेथ ही होती है उस शादी के नतीजे में, वो चल नहीं सकती। तो ये चल नहीं सकता, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शरीफ खानदान इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतना लाइल्म नहीं है कि उसे एहसास नहीं। शरीफ खानदान यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में बार्गेन करना चाह रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से अपने फ्यूचर के हवाले से, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट आर्मी चीफ और इन द फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग एन आर्मी चीफ जो कुछ उनकी मदद शदद कर सके आगे सूरत हाल को उनको ठीक करने में। ये उनकी इस वक्त एक थिंकिंग जो है वो लगती है, क्योंकि ये लग नहीं रहा जो मौजूदा सूरत हाल है कि वो ये सोच रहे हों जेन्युइनली कि वो अगस्त तक इस सूरत हाल को पुश कर सकते हैं। ये तो अब तक की सिचुएशन का एक एनालिसिस है इन व्यू ऑफ द डेक्लेरेशन, लंदन डेक्लेरेशन जो किया गया है शरीफ खानदान की तरफ से, खानदान शरीफा की तरफ से। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को देख लेते हैं कि पाकिस्तान को इस स्टेज पे क्यों जरूरत है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। बिकॉज पाकिस्तान की मईशत जिस किस्म के क्राइसिस से अब दो चार हो चुकी है, नॉट नेसेसरली इन व्यू ऑफ द फ्लड्स ने उस सूरत हाल को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है, दगरदूं कर दिया है। लेकिन ये सूरत हाल गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से आप कह लें कि लेट 90s से ये सूरत हाल डेवलप कर रही है, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्चुअली एक बैंकक्रप्ट एज के ऊपर है और जो मुश्किल फैसले करने हैं वो कोई हुकूमत नहीं कर सकी। कुछ मुश्किल फैसले जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने 99 के बाद करने की कोशिश की, बिकॉज शुरू में भी उनकी विल भी थी, वो करना चाहते थे और फिर उनको सपोर्ट बहुत मिली जब उनको $12.5 बिलियन की, उस वक्त कर्जा इतना था भी नहीं, कर्जा मेरे ख्याल $40 बिलियन के आगे पीछे था, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट आई थी $42 बिलियन था, शायद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट $42 बिलियन का एक्सटर्नल डेट छोड़ के गई थी। तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत को $12.5 बिलियन की पेरिस क्लब की रीस्केड्यूलिंग मिल गई, जिससे उनको बहुत एक ब्रीदिंग स्पेस मिली। और उसके बाद 9/11 की वजह से बेतहाशा अमरीकी पैसा जो है ओवर्टली और कोवर्टली पाकिस्तान में आया। बहुत सा पैसा एनजीओ को मिला, बहुत सा पैसा फर्म्स को मिला। आप इससे अंदाजा लगा लें छोटी सी एग्जांपल से कि गालिबन 1,12,000 कॉपी तो न्यूज़ वीक कराची से या लाहौर से पब्लिश करता था पाकिस्तान में, न्यूज़ वीक पाकिस्तान, जिसमें सारा कंटेंट अमेरिकन होता था, एक आध उसमें एडिटोरियल या एक दो सफ़े पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के होते थे। उसकी वजह ये होती थी कि सारा का सारा न्यूज़ वीक जो है उसे अमेरिकन आर्मी और पेंटागन खरीद लेते थे और वो सारा का सारा अफगानिस्तान जाता था। अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस की वो एक तरह की उनके साथ डील थी, लेकिन जाहिर है कि पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में आता था। इसी तरह अमेरिकन फौज की जो लॉजिस्टिक थे, जो उनकी रसद थी, जो खाना पीना था, जो अफगान गवर्नमेंट की चीज़ें यहाँ से जा रही थी, तो इन सब चीज़ों से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग स्पेस मिल रही थी पाकिस्तानी इकोनॉमी को। बहरहाल जो डिफिकल्ट डिसीजन थे वो कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना मुशर्रफ साहब की बहुत ज्यादा कर सकी, कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन मुश्किल डिसीजन जो पॉलिटिकली डिफिकल्ट डिसीजन थे वो ये गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब कंट्रोल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी, फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी। कोशिश उन्होंने भी की, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने कोशिश जरूर की लेकिन कर नहीं सके। और उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ही बड़ी कमजोर थी और उसको बैसाखियों पे रखा गया था शुरू से, ये जो मॉडल है बैसाखियों पे गवर्नमेंट को रखने वाला, ये मॉडल अब फेल हो गया। अब जरूरत है कि जैसे कि मैंने कहा कि 63% कम से कम डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हों एक पार्टी के पास, जो इस वक्त इमरान खान अगर इलेक्शन हो जाते हैं अब से अगले चंद माह के अंदर, तो इमरान खान ले सकते हैं 63% या प्लस सीट्स, यानी 272 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स में से 171 सीट्स उनके पास होंगी। तो फिर जाहिर है कि छोटी पार्टीज, एलाइज और चीजें उनके साथ आ सकती हैं और उनको एक बहुत बड़ी मेजोरिटी मिल सकती है। क्यों चाहिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को 5 साल के लिए लेजिटिमेसी और इस किस्म की उसको सपोर्ट क्यों चाहिए, इस किस्म की स्ट्रेंथ उसको क्यों चाहिए? बिकॉज पाकिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। वो मुश्किल फैसलों का ताल्लुक है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के जितने लॉस मेकिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इन्हें डी नेशनलाइज करने की और बेचने की बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जरूरत है। और ये नहीं बिकने चाहिए उन कंपनियों के पास जो पाकिस्तानी ओन कंपनीज हैं, जो पाकिस्तानी सेठों की कंपनीज हैं, या पाकिस्तानी ही फाइनेंशियल या स्टेट इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट कतर में या चीन में जाके फ्रंट पे एक और कंपनी खड़ी कर देते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी कंपनीज की होती है। ये पैटर्न गुज़श्ता 20 बरस में बहुत ज्यादा देखा गया है कि पाकिस्तानी एसेट्स को ऐसी कंपनीज लेने में इंटरेस्टेड होती हैं
कतर में रजिस्टर्ड होती हैं या दुबई में रजिस्टर्ड होती हैं या चीन में उनके फ्रंट पार्टनर्स होते हैं जो दर हकीकत पाकिस्तानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान के स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को बिकना चाहिए थ्रू इंटरनेशनल ऑक्शन टू लेजिटिमेट इंटरनेशनल बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जितने लॉस मेकिंग स्टेट एंटरप्राइजेस हैं इनको एक हुकूमत आए, इनको एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जिसके इकोनॉमिस्ट के अंदर ऐड हो, ऐड 2-2 3-3 महीने चले, उसकी प्रॉपर ओपन किस्म की बिडिंग हो, पाकिस्तान की जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो देख सकें कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जितनी लॉस मेकिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं इनको बेच दिया गया है। जब इनको बेचा जाएगा तो जाहिर है इनके लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को पैकेज देना होगा, लेकिन ये एक बड़ा बेरहमी का स्टेप होगा और एक इंतहाई पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वही ये स्टेप जो है उठा सकती है और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। जहां स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, इसी तरह एनर्जी के जो डिस्कोज हैं उन सबको बेचने की जरूरत है। फिर आ जाते हैं कि सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी रिफॉर्म करना बहुत जरूरी हो चुका है। सिविल ब्यूरोक्रेसी की जिसकी तनख्वाहें एट दी पीक ऑफ इट सर्विस, फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह जो है जो बहुत कैपेबल होता है, जिसके पास बहुत पावर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करता है, इसी तरह जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी है तनख्वाहें उनकी शायद 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होती होंगी एट इट्स बेस्ट। वो भी मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, शायद 2-2.5 लाख उनकी तनख्वाह होती है, लेकिन उनके जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनके लेजिटिमेट प्रिविलेजेस हैं कि जिस किस्म के घर उनको मिले हैं, जितनी गाड़ियां मिली हैं, जो पेट्रोल का अलाउंस मिला है 2-2 हज़ार लीटर का, 1000 लीटर का, जो उनको इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस मिले हैं, जिस किस्म के वो स्कॉलरशिप अपने लिए हासिल कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए हासिल कर लेते हैं, वो सारे प्रिविलेजेस को अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज भी उनके महीने का जो टेक होम प्रिविलेज है वो 10-15 लाख से, अगर आप सिर्फ 2000 लीटर अगर किसी के पास हैं तो अगर आप 200 से देखें तो मेरा ख्याल 1000 लीटर जो है वो 2 लाख रुपए के बनते होंगे। अगर 200 रुपये रख लें, पेट्रोल को ज्यादा है इस वक्त 230 रुपये, 235 रुपये, लेकिन 1000 लीटर 2 लाख रुपए का बनेगा तो 2000 लीटर अगर आपने किसी को सैंक्शन किया है तो वो 4 लाख रुपए का बनेगा। और अगर लोग बहुत ऑनेस्ट होंगे तो जाहिर है वो शायद ना पूरा खर्चते हो, लेकिन लोग स्लिप्स पे वो खर्च लेते हैं, तो 4 लाख रुपए का तो पेट्रोल किसी की जेब में चला जाता है। इसी तरह बिजली के बिल जो हैं इस वक्त लोगों के 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के शायद बिजली के बिल आ रहे होंगे बहुत सी जगहों पे। बेसिक बात यह है, जो बेसिक बात है वो ये कि सिविल ब्यूरोक्रेसी की प्रिविलेजेस को मोनेटाइज करने की जरूरत है ताकि उनको आप तनख्वाह दें जिसमें उनके तमाम प्रिविलेजेस जो हैं काउंट हो जाएं, जैसे कि बरतानिया, अमेरिका और तमाम दुनिया की जगहों में उनको प्रिविलेजेस नहीं है बल्कि उनको एक प्रॉपर सैलरी मिलती है। और एक फेडरल सेक्रेटरी की सैलरी इस वक्त कम से कम भी 5-6 लाख रुपए होनी चाहिए, मार्केट से कम से कम 75% इक्वेलेंट तो हो। इसी तरह सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत है, जो एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसको एक स्ट्रांग गवर्नमेंट ही जो है वो हैंडल कर सकती है। अब अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट पाकिस्तान को मिलेगी तो पाकिस्तान की स्टेट जो है उसका एक स्टेबल सस्टेनेबल फ्यूचर होगा। अदरवाइज जिस किस्म के चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं इसमें हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल अक्सर लोगों को नहीं है कि स्टेट का बहुत देर तक चलना, किसी बहुत बड़े कैटास्ट्रोफी को अवॉइड करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान को बहुत जल्दी एक मजबूत लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहिए। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज। थैंक यू।